अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूं उरूज आजम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम के हवाले से। तो मौसम का सरप्राइज, लाहौर में बारिश, मॉडल टाउन, इसरा, कोट लखपत, जेल रोड, जौहर टाउन, बागबानपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। बारिश के बाद लाहौर में आसमान पर छाए बादल छट गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिश से सर्दी जोर पकड़ गई, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों पाकपतन, साहिवाल, जड़ावाला में भी बादल बरस पड़े हैं। मर्दान, सवात, नौशहरा और डीआई खान में भी बारिश हुई है। आज बालाई केपी, कश्मीर और मलहिका पहाड़ी इलाकों में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। स्कर्दू में -9, कालाम, गिलगित, गोपस में -5, अस्तूर और हुंजा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और बारिश के बावजूद लाहौर में स्मोक कम न हो सकी है। सुबह के वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई, मगर फजाई आलूदगी अब भी बरकरार है। लाहौर का AQI 252 रिकॉर्ड किया गया है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया है। इस वक्त शहर का मौसम कैसा है और स्मोक की क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं। अपने नुमाइंदे अवैस गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, सूबाई हुकूमत लाहौर में रात गए और सुबह सवेरे होने वाली बूंदाबांदी के बावजूद जो है वो शहर लाहौर की फ़िज़ा में आलूदगी कम ना हो सकी। शहर लाहौर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 252 तक जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन शहर लाहौर के मुख्तलिफ पोश इलाके जिसमें गरी शाहू है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 452, माल रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 417 तक जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जिसके बाद शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो तीसरे नंबर पर मौजूद है। और अगर मैं शहर लाहौर की पाकिस्तान में बात करता हूँ तो पाकिस्तान में शहर लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में जो है वो पहले नंबर पर मौजूद है। और दूसरी जानब अगर शहर लाहौर में धुंध की और सर्दी की बात करते हैं तो शहर लाहौर में स्मॉग के साथ साथ जो है वो धुंध का भी राज बरकरार है। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध जो है वो होने के बायस हद नगाह जो है वो 0 हो गई है, जिसके बाद मुख्तलिफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है रिकॉर्ड किया गया है। और दूसरी जानब अगर मैं खुश्क सर्दी की बात करता हूँ तो महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते शहर लाहौर में धुंध के साथ साथ खुश्क सर्दी बढ़ने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। और आज सारा दिन जो है वो बादलों और सूरज के दरमियान जो है वो आंख मिचौलने का सिलसिला भी जारी रहेगा। और महकमा मौसमियात में आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिश की अपडेट करने के लिए। और अब शामिल करेंगे कुछ सियासी खबरें बुलेटिन में। तो खिलाड़ियों से बल्ला वापस ले लिया गया है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए गए हैं। पार्टी आइन के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर अली भी चेयरमैन PTI नहीं रहे हैं। खिलाड़ियों के पास बल्ला ना रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा, PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए, जिसके बाद PTI बल्ले के निशान की अहल नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन PTI नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया, PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दरख्वास्त गुजारों ने चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराजात उठाए और PTI को सवालनामा दिया। PTI पर एतराजात थे कि इंतखाबात पार्टी आइन के तहत तौर पर कराए गए, किसी भी मेंबर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। PTI के दफ्तर में कागजात नामजदगी ना थे, वहाँ शख्स के लिए बल्ले का इंतखाबी निशान लेने के लिए ऐसा किया गया। बैरिस्टर अली गौहर ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी। ताहम इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने का कहा। PTI ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रिजू किया। पेशावर हाई कोर्ट ने जुमेरात के रोज इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक 1 रोज में फैसला करने का हुक्म दिया था। और हमारी कोशिशों से इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत सामने आ गई है। फैसले से PTI के तमाम ओहदेदार कलअदम हो गए हैं और तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल सामने आया है। फैसले की रोशनी में आज इजलास तलब कर लिया है। कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश की, लेकिन ये इलेक्शन कहाँ हुए हैं किसी को पता नहीं। जो पार्टी वर्कर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे वो जमहूरी नहीं होती। अब पता नहीं कि ओहदेदार किस हैसियत से अदालत में जाते हैं।
اور رابطے کر رہا ہوں، بانی اراکین اور دیگر رہنماؤں کو اکٹھا کریں گے۔ ادھر پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا اعلان بھی سامنے آ گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر خان کا الیکشن کمیشن پر تحفظات کا اظہار فیصلے کو پی ٹی آئی کے خلاف سازش اور ذاتیات پر مبنی قرار دے دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صرف ہماری پارٹی کا الیکشن دیکھا گیا، باقی پارٹیوں کو چھوڑا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمارا انتخابی نشان واپس لینے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ ہم نے پارٹی الیکشن آئین اور قانون کے مطابق کروائے ہیں۔ بتایا جائے کہ آئین کی کون سی شق کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ہمارے پاس پلان بی بھی موجود ہے، الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ دوسری جانب معروف قانون دان بیرسٹر اعتزاز احسن کا ماننا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کو حق سے محروم نہیں کر سکتا، پی ٹی آئی کے خلاف یہ فیصلہ معطل ہو جائے گا۔ دوسری جانب سائفر کیس میں سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی ضمانت کا غلط استعمال کریں تو ٹرائل کورٹ اسے منسوخ کر سکتی ہے۔ آبزرویشن ٹرائل کو متاثر نہیں کریں گے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 53B کے جرم کا ارتکاب ہونے کے شواہد نہیں ملے ہیں، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ درخواست گزار معاشرے کے خلاف جرم میں ملوث نہیں ہیں، ملزمان کی گرفتاری کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل بینچ نے سماعت کی اور فیصلہ دیا۔ سائفر کیس ضمانت کا 4 صفحات کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا تحریری فیصلہ جاری۔ جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے 5 صفحات پر مشتمل علیحدہ نوٹ بھی لکھا۔ فیصلہ میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اگر ضمانت کا غلط استعمال کریں تو ٹرائل کورٹ اسے منسوخ کر سکتی ہے۔ تحریری فیصلہ میں کہا گیا ہے آبزرویشن ٹرائل کو متاثر نہیں کریں گی۔ بانی پی ٹی آئی ضمانت کا غلط استعمال کریں تو ٹرائل کورٹ اسے منسوخ کر سکتی ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 53B کے جرم کا ارتکاب ہونے کے شواہد نہیں۔ سماعت کے دوران قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے شاہ محمود قریشی کی تقریر کا متن سن کر کہا، شاہ محمود قریشی نے سائفر کے معاملے پر عمران خان کو پھنسایا اور خود خاموش رہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہے، وہ باہر گیا ہے تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے، سائفر کو عوام میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سائفر کیس پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا، تفتیشی کو کیسے پتہ چلا بنی گالا میں میٹنگ ہوئی تھی؟ کیا تفتیشی نے اعظم خان کی گمشدگی پر تحقیقات کی؟ کیا دفتر خارجہ سائفر وزیر اعظم کو بھی دے سکتا ہے؟ الیکشن آنے والے ہیں اور بانی پی ٹی آئی بڑے سیاسی لیڈر ہیں، یہ بتائیں کیا ان کے باہر آنے سے سوسائٹی کو کوئی خطرہ ہے؟ کیا وزرائے اعظم کو وقت سے پہلے باہر نکالنے سے ملک کی جگ ہنسائی نہیں ہوتی؟ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے اضافی نوٹ میں تحریر کیا، ملزمان کی گرفتاری کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، پورا ٹرائل دستاویزی شواہد پر منحصر ہے، ملزمان کی انتخابات کے دوران رہائی اصلی انتخابات کو یقینی بنائیں گے، کیس میں ایسے حالات نہیں کہ ضمانت کو مسترد کیا جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا، انتخابات کے وقت سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کی روایت موجودہ کیس میں ضمانت دینے کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ آج راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے رہائی کا بھی امکان ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی راولپنڈی اسلام آباد میں کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے۔ عدالتی حکم کی تصدیق شدہ کاپی نہ ہونے کے باعث شاہ محمود قریشی کی جمعے کو رہائی ممکن نہیں ہو سکی تھی۔ ذرائع کے مطابق ججز کی جانب سے عدالتی حکم پر دستخط کے بعد اڈیالہ جیل سے شاہ محمود قریشی کی رہائی آج ہو جائے گی۔ اور سیاسی منظرنامے پر بڑی ہلچل ہو گئی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے سابق پی ٹی آئی رہنما فیصل وافتہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، عام انتخابات پر طویل گفتگو بھی کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس سیاسی ہلچل کے حوالے سے کہ سیاسی منظرنامے پر بڑی ہلچل دیکھنے میں آئی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے سابق پی ٹی آئی رہنما فیصل وافتہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جبکہ عام انتخابات پر طویل گفتگو بھی اس ملاقات میں کی گئی ہے۔ اور عام انتخابات کے لیے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری لاہور کے این اے 128 سے قسمت آزمائی کے لیے تیار ہیں، جبکہ این اے 207 سے آصف زرداری کے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دیے گئے ہیں۔ شہباز شریف قصور سے بھی الیکشن لڑیں گے۔ مریم نواز اور علیم خان این اے 119 میں آمنے سامنے ہوں گے۔ نائب صدر نون لیگ کی پی پی 107 اور لاہور سے بھی الیکشن لڑنے کی تیاری مکمل ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے این اے 89 میاں والی اور بیرسٹر گوہر خان کے این اے 10 بنیر سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب سراج الحق لوئر دیر این اے 6 اور حافظ نعیم الرحمان کراچی سے انتخاب لڑیں گے۔
इलेक्शन 2024 की तैयारियां, सियासी जमातों की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने कागजात जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तोसी कर दी। सूबाई असम्बली के हमारे पास 258 कागजात नामजदगी आए हैं मखसूस नशिस्त के लिए, और जो नेशनल असम्बली की ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं वो 62 आए हुए हैं, और पंजाब असम्बली में जो माइनॉरिटी की मखसूस नशिस्तें हैं उसके लिए 71 नामिनेशन पेपर अभी तक आए हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के कसूर से कौमी असम्बली के हल्का 132 से कागजात जमा। मरियम नवाज की लाहौर से सूबाई हल्का 160 से भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी। ख्वाजा आसिफ सियालकोट से NA 71 और 2 सूबाई हल्कों से मैदान में उतरेंगे। राना सनाउल्ला, आबिद शेर अली और राजा रियाज ने भी फैसलाबाद से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। पीपल्स पार्टी की बात करें तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहली बार लाहौर से NA 128 में इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने सेवन शरीफ से सूबाई असम्बली की सीट PS 77 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। खुर्शीद शाह ने सक्कर से कौमी असम्बली के लिए कागजात जमा कराए। मियांवाली के हल्का NA 89 से बानी PTI के कागजात नामजदगी जमा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लोअर तीर NA 6 से कागजात नामजदगी जमा कराए। हाफिज नईम कराची से उम्मीदवार होंगे। MQM के फारूक सत्तार, IPP के ओन चौधरी और मुराद रास ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। यहाँ पर आपको बताएं कि एक तरफ दीगर सियासी जमातों के रहनुमा कागजात नामजदगी जमा करवाने में मसरूफ हैं, तो वहीं पर दूसरी जानिब PTI के रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी के हवाले से मुख्तलिफ इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इलेक्शन की गहमा गहमी, PTI के गिरफ्तार और रूपोश रहनुमाओं के कागजात नामजदगी के हवाले से इल्जामात। PTI सेनेटर एजाज अहमद चौधरी के कागजात नामजदगी NA 127 के रिटर्निंग ऑफिस से पुलिस ने छीन लिए। वकील मेहर फयाज का तायीद और तजवीज़ कुनिंदा की गिरफ्तारी का इल्जाम, कहा पुलिस सरेआम बदमाशी कर रही थी जबकि रिटर्निंग अफसरान बेबस थे। रूपोश रहनुमा मोनिस इलाही ने इल्जाम आयद किया कि इनकी वालदा को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोक दिया गया। PTI रहनुमा ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, वालदा अपने कागजात जमा कराने गुजरात RO के पास पहुंची, लेकिन पुलिस और RO ने अंदर से ताला लगा दिया। हमारे घर के मर्दों से तो डरते ही हैं, अब औरतों से भी खौफजदा हो गए। अलीपुर में साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए दिफाई पैदावार सरदार अब्दुल कयूम जतोई, सरदार दाऊद खान जतोई और हाजी रसूल बख्श जतोई को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और खानदानी ज़राए की तस्दीक, तीनों PTI की टिकट पर इलेक्शन में लड़ने के लिए उम्मीदवार हैं। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के भांजे हसन नियाजी के कागजात नामजदगी पर दस्तखत के लिए मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन 2024 में रिवायती सियासतदानों के अलावा आम अफराद भी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद और पेशावर से 2 ख्वाजा सराओं का इलेक्शन लड़ने का ऐलान सामने आया है। सादिकाबाद की बाहिम्मत खातून टीचर फरा रहमाना भी PP 266 से उम्मीदवार हैं, जबकि मुजफ्फरगढ़ के चाय वाले ने भी PP 268 से इलेक्शन लड़ने का इरादा जाहिर किया है। अशफाक भट्टी कहता है कि अगर पड़ोसी मुल्क का चाय वाला वज़ीर आज़म बन सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। और राजनपुर में मोटरसाइकिल मैकेनिक भी इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार है, कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए हैं। इलेक्शन के रंग, रिवायती सियासतदानों के अलावा आम अफराद भी इलेक्शन लड़ने को तैयार। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए पेशावर और इस्लामाबाद से 2 ख्वाजा सराओं ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA 47 से ख्वाजा सरा नायाब अली और खैबर पख्तूनख्वा से PK 18 के लिए ख्वाजा सरा सोबिया खान ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सादिकाबाद के नवाही इलाके की बाहिम्मत खातून टीचर फरा रहमाना ने बेटे के हमरा पैदल जाकर ही PP 266 से कागजात नामजदगी जमा कराए। कहती हैं, आज अकेली आई हूँ तो क्या हुआ, जल्द हजारों लोगों के साथ खड़े होंगे। आप देखेंगे, मैं आज अकेली आई हूँ, कल मेरे साथ हजारों लोग होंगे। मुजफ्फराबाद जंग रोड के चाय वाले ने भी PP 268 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। इशफाक भट्टी ने कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। कहता है, पड़ोसी मुल्क का चाय वाला वज़ीर आज़म बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। चाय आला में पहले इरादा यूनिवर्सिटी गिन के आवन, उनके बाद दिल वाला अस्पताल गिन के आवन है। गरीब आवाम के पेड़ाना उन्ना की तैयारी करना चाहिए। राजनपुर में मोटरसाइकिल मैकेनिक ने भी इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी पकड़ ली। इनायतुल्लाह ने सूबाई हल्के PP 295 से अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हल्का 295 के मैंने नामजदगी कागजात जमा करवा दिए हैं आज, और मेरे जितना भी मिडिल क्लास के लोग हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले ये पढ़े लिखे आम आदमी पूरी उम्मीद है कि वो इलेक्शन में रवायती सियासतदानों को टफ टाइम देंगे। यहाँ पर आपको बताएं, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का टेलीफोनिक राबता हुआ है। बलोच मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस के गैर मुनासिब सलूक पर तशवीश का इजहार उनकी जानिब से किया गया है।
और अपडेट कर रहे हैं आपको कि गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का कहना था कि पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि गिरफ्तार मुजाहिरीन को ज़ाती मचलकों पर रिहा कर रहे हैं। सदर मुमलिकत से गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने भी मुलाकात की है, जबकि गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि पुलिस को मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और हमदर्दी से पेश आना चाहिए। पुलिस को हुदूद और इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करना चाहिए था। पुलिस एहतजाज करने वालों को फौरी तौर पर रिहा करे, जबकि दोनों रहनुमाओं ने बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर भी जोर दिया है। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको पता है इस्लामाबाद में बूंदाबांदी सर्दी में इजाफा हो गया है। आज दिन के औकात में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मरी और गलियात में भी बर्फबारी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला आज अबर आलूद होने के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। मजीद मौसम के हवाले से जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा आमना जंजुआ से। जी आमना। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में कल से ही आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। आज सुबह वो बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत लग रहा है। जो दरख्तों के पत्ते हैं वो भी गिरे हुए, गीले गीले, भीगे भीगे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आज महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में पूरा दिन मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहने के साथ साथ दर्जात की अगर बात करें तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जात बढ़ने के इम्कानात हैं, जबकि इस वक्त की अगर बात नहीं है तो सुबह के टाइम है तो इस वक्त जो है दर्जा हरारत इस्लामाबाद का 9 डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है। मुल्क के दीगर इलाकों की बात करें तो पंजाब की अगर बात कीजिए तो पंजाब के बेशतर ज़िला में मौसम जो है वो खुश्क रहेगा। ताहम मरी और गिलियात की अगर बात कीजिए तो वहाँ पर मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहने के साथ साथ बारिश के भी इम्कानात हैं। इसके अलावा पंजाब के दूसरे इलाकों की अगर बात करें, लाहौर, साहिवाल, इन इलाकों में जो है वो स्मोक के भी इम्कानात हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अज़ला में मतलब आलूद रहने के साथ साथ बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के इम्कानात हैं, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के है। इसके अलावा बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान के भी कुछ अज़ला में आज महकमे मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की है, जबकि सिंध में मौसम खुश्क रहेगा। इसके अलावा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन इलाकों में मतलब अब्रालूद रहने के साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कानात। शुक्रिया आमना अपडेट करने के लिए। और बात ख्वाबों की हो या फिर तारीखी मकामात की, लाहौर अपने अंदर माजी की बहुत सारी यादों को समोए हुए है। यूं तो मुगलिया दौर के बनाए गए बहुत से शाहकार लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन लाहौर म्यूजियम अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। इस हवाले से फाखरा खलील की ये रिपोर्ट देखिए। बात ख्वाबों की हो या तारीखी मुकामात की, लाहौर अपने अंदर माजी की यादों को समोए हुए है। लाहौर म्यूजियम को 1894 में तामीर किया गया, जहां पर मुगलिया सिख लकड़ी का काम, मुसव्वरी के फन पारे और दूसरी नवादरात भी मौजूद है। म्यूजियम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आलाते मौसीकी भी रखे गए हैं। कदीम ज़ेवरात, कपड़ा, बर्तन भी नुमाइश का हिस्सा है। म्यूजियम में मौजूद गैलरी क़याम पाकिस्तान की कहानी सुनाती है। म्यूजियम की सिख गैलरी बरे सगीर की सबसे बड़ी गैलरी कहलाती है। मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए सिख यात्रियों का कहना है जिस तरह हमारी तारीखी चीजों को संभाल के रखा हुआ है, लाहौर म्यूजियम में अच्छे अंदाज में चीजों की नुमाइश की गई है। देख रहे हैं ते इथे कितना संभाल के रखे है, बहुत सोहना लगे मैनू। बड़ी सत्कार नाल रखियां हुई ने, दिल नू बड़ी खुशी हुई देख के। लाहौर म्यूजियम बहुत अच्छा है और यहाँ पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी है। आज हम यहाँ आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है सारे वेपन्स देख के और सारी हिस्ट्री देख के। म्यूजियम में आए बच्चों ने कहा बहुत अच्छे अंदाज में नुमाइश की गई है। लाहौर म्यूजियम में दौरा करने के बाद हमें काफी चीजों की मालूमात मिली। मलका विक्टोरिया का धाती मुजस्मा, मीनार पाकिस्तान का मॉडल, बुद्ध तस्वीर वाला हाथी दांत, गोल्डन टेम्पल अमृतसर और बादशाह मस्जिद समेत सकाफती गैलरियां यहाँ का मुनफरद तरीन शाहकार हैं। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ फाखरा खलील, नियो न्यूज़ लाहौर। और वादी सवात की देसी ऊन से बनाई गई मुकामी शॉल्स न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। ये खूबसूरत, नरम और गर्म शॉल्स पाकिस्तान से बाहर भी बहुत पसंद की जाती हैं, जबकि सर्दियों में इनकी मांग में मजीद इजाफा हो जाता है। इस हवाले से ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। अगर खुद को सर्दी से बचाना हो और खूबसूरत दिखना भी मकसूद हो तो सवात की इस्लामपुरा शाल बेहतरीन इंतखाब है, जो खूबसूरती, पायदारी और गरमाइश के हवाले से अपनी मिसाल आप है। इन शालों की तैयारी में मुख्तलिफ इक़साम के ओन इस्तेमाल की जाती है। मुकामी हुनरमंद इंतहाई महारत से 4000 के करीब खड्डियों पर ये शालें तैयार करते हैं। कुछ शालें ऐसी आती है कि उसके ऊपर जो है ना कड्डी के ऊपर काम होता है। इधर यहाँ के जो लोकल भेड़ बकरियों का जो ऊन होता है ना, इससे भी शालें बनते हैं।
تو ماشاءاللہ شالے بھی اچھے بھی ہوتے ہیں اور بکتا بھی بہت ہے ماشاءاللہ, اور لوگ پسند بھی بہت کرتے ہیں, پائیدار بھی ہے. ان منفرد اور دیدہ زیب چادروں کی قیمت 4,000 سے لے کر 70,000 روپے تک ہوتی ہے. ہر شال کا اپنا الگ نمبر ہے جس کی وجہ سے شال کی پہچان ہوتی ہے. سوات کی مشہور شالیں پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی بہت پسند کی جاتی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ہارون سراج, نیو نیوز, اسلام پورہ, سوات. گیندے کا پھول ایک جانب تو ہماری ثقافت اور معاشرت سے گہرا تعلق رکھتا ہے تو وہیں پر دوسری جانب اس کی کئی اقسام ہیں جو کہ مختلف رنگوں اور جسامت میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہیں. میری گولڈ, گل داؤدی یا پھر گیندے کے پھولوں کی کہانی جانیے آمنہ جنجوا کی اس رپورٹ میں. اسلام آباد میں موسم خزاں میں رنگ برنگے گل داؤدی نے سما باندھ دیا. دنیا بھر میں گیندے کے پھول کی 50 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں. پاکستان میں بھی گل داؤدی کی کئی اقسام کاشت کی جاتی ہیں. 15 سے 20 دنوں تک رہنے والے اس پھول نے سردیوں کے موسم میں بہار کا احساس دلا دیا. اپنی نوعیت کے انوکھے پھولوں نے اسلام آباد کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے. جہاں پہ ڈفرینٹ کلرز میں پھول ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. جب اس طرح کی جو خوبصورتی آپ کو دکھائی دیتی ہے تو ایسے میں آپ کا موڈ بھی خوشگوار ہوتا ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے. ایک خوشگوار احساس اور ماحول کو خوبصورت بناتے اس پھول کے حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ اس کو دیکھ کر صبح سویرے ایک بہترین دن کی شروعات ہوتی ہے. سڑکوں کے کنارے بھی یہ پھول اتنے کلرفل فلاور جو ہیں یہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں, پارکس میں, اور اسپیشلی اتنے زیادہ یہ فلاورز ہیں جس کی وجہ سے اسلام آباد اتنا زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے. ان رنگ برنگے اور چھوٹی تہ بتہ پتیوں کے حامل پھولوں کو دیکھ کر فطرت کے حسین شاہکار پر دل اش اش کر اٹھتا ہے. پتجھڑ کے موسم میں اسلام آباد میں کھلے یہ رنگ برنگی گل داؤدی شہر کے حسن میں مزید نکھار پیدا کر رہے ہیں. کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ آمنہ جنجوا, نیو نیوز, اسلام آباد. امریکی صدر کے دستخط کے بعد سالانہ فوجی اخراجات قابل قانون بن گیا ہے. بل میں یوکرین کے لیے امداد اور انڈور پیسفک خطے میں چین کا اثر و رسوخ روکنے کے لیے رقم شامل کی گئی ہے, جبکہ امریکی سینٹ نے دفاعی پالیسی بل کو 13 کے مقابلے میں 87 ووٹ سے منظور کیا تھا. امریکی ایوان نمائندگان نے 118 کے مقابلے میں 310 ووٹوں سے بل کی منظوری دی ہے. ادھر امریکی سپریم کورٹ کا سابق صدر ٹرمپ کے مقدمے کی تیز سماعت سے انکار سامنے آ گیا ہے. امریکی عدالت نے ٹرمپ کو حاصل مبینہ استثناء سے متعلق درخواست مسترد کر دی, جبکہ 2020 کے انتخابات میں ٹرمپ کی مبینہ مداخلت کا مقدمہ التوا کا شکار ہے. ٹرمپ نے درخواست دائر کی تھی کہ ان کے خلاف انتخابی سازش کا مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا, اور امریکی سپریم کورٹ نے نچلی عدالت کو معاملے کا جائزہ جاری رکھنے کی اجازت دی ہے. یہاں پر آپ کو بتائیں, سیون میں صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار سے 1 کروڑ سے زائد مالیت کا سونا اور چاندی چوری کر لیا گیا. یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ توشہ خانہ کے سونے اور چاندی کی جانچ پڑتال کے لیے بنائی گئی کمیٹی کی رپورٹ میں ہوا ہے. نگران وزیر برائے اوقاف عمر سومر کا نوٹس مزار کے مینیجر کو معطل کر دیا ہے, جبکہ تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے. معاملہ اینٹی کرپشن کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. نیو مارننگ سے فی الوقت اتنا ہی.